In a big blow to Ajit Pawar-led faction of the Nationalist Congress Party, 4 top leaders resigned from the party. Now this comes right after the party's poor performance in the Lok Sabha polls. Reports suggest that those who quit party are likely to join the faction led by Sharad Pawar later this week. Last month, Sharad Pawar had said he will not be accepting those who wanted to weaken his party, but will take in leaders who will not hurt the party's image. Leaders including their Pimpri Chinchwada Unit Chief Ajit, their Pimpri Student Wing Chief Yash, as well as former corporates Rahul and Pankaj have quit Ajit Pawar-led NCP. Many in the party believe that Ajit resigned after failing to secure a ticket for the Bosari Assembly constituency. मैंने कल इस्तीफा दिया है और आज हम लोग सब यहाँ भूसरी विधानसभा के जो कॉर्पोरेटर्स एक्स कॉर्पोरेटर्स है हम सब लोग एक साथ यहाँ अभी मीटिंग करेंगे और आगे चल के हमारी जो आगे की रणनीति है वो हम लोग तय करेंगे। और आज हम आदरणीय पवार साहब का भी आशीर्वाद लेने जाने वाले हैं और अभी सब लोग मिलकर इकट्ठा हम लोग डिसीजन लेंगे। मेरे साथ कार्याध्यक्ष राहुल भोसले जो है उन्होंने इस्तीफा दिया। यश साने जो विद्यार्थी संगठन के अध्यक्ष है उन्होंने इस्तीफा दिया और भूसरी विधानसभा के अध्यक्ष पंकज पालेकर इन्होंने इस्तीफा दिया। मैंने कल इस्तीफा दिया है और आज हम लोग सब In the recent Lok Sabha elections, the Mahayuti bagged a total of 17 seats. Of this, the BJP bagged 9 seats. The Shinde-led Sena won 7 seats and the NCP Ajit Pawar could secure only 1 seat. Meanwhile, an RSS-linked Marathi weekly has blamed Ajit Pawar's Nationalist Congress Party as one of the reasons behind the BJP's poor performance in Maharashtra in the Lok Sabha elections. Let's go across to my colleague Rajiv, who joins us over the phone line. Rajiv, as I was saying, बहुत ही embarrassing situation है अजीत पवार के लिए। 4 बड़े नेता जो हैं वो पार्टी से रिजाइन कर चुके हैं और ये तब आ रहा है जब उनकी पार्टी ने, उनके फैक्शन ने पर्टिकुलरली बहुत ही बुरे तरीके से परफॉर्म किया है लोकसभा इलेक्शंस में। देखिए, इस चीज को देखने का 2 नजरिया है। एक तो वो जो आरएसएस के मुखपत्र में पिछले दिनों पांचजन्य में छपा था और उसी बात को रिपीट किया गया है विवेक नाम की जो मराठी पत्रिका है जो कि आरएसएस संगठन से जुड़ी हुई है। लेकिन इस आर्टिकल में ये जरूर कहा गया है कि अजीत पवार को साथ में लाने का बीजेपी को या एनडीए को कोई फायदा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा और इवन अजीत पवार की जो पार्टी थी वो भी बहुत बुरी तरह से हारी। 1 सीट महज रायगढ़ की सुनील तटकरे जीतने में सफल रहे और बीजेपी को जहां वोट ट्रांसफर होना था अजीत पवार का या एकनाथ शिंदे को जो वोट ट्रांसफर होना था अजीत पवार की पार्टी का, वो ट्रांसफर नहीं हुआ। उसको आधार बनाकर ये बात कही गई है। लेकिन अजीत पवार ग्रुप का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि चुनाव के बाद में जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आया 4 जून को, उसके बाद में सब एनडीए के तमाम घटक दलों ने अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली। उस वक्त भी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की तरफ से बयान आया था कि कार्यकर्ताओं में समन्वय की कमी थी। समन्वय की कमी को कैसे दूर किया जाएगा, ये आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उस चीज को तय किया जाएगा। तमाम तीनों दल के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी एक सामूहिक बैठक होगी अलग अलग गुट की और अलग अलग समय पर अलग अलग इलाकों में, और उसमें कार्यकर्ताओं को जीत को लेकर एक साथ काम करने को लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो दिए जाएंगे, किस तरह से सामूहिक तौर पर इस चुनाव को लड़ा जाए ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस तरह का रिजल्ट ना देखने को मिले जिस तरह से लोकसभा में आया। लेकिन क्रिटिसिज्म जरूर हो रहा है अजीत गुट को लेकर, जो बीजेपी ने निर्णय लिया था अजीत पवार को साथ में लाने का और उसका नतीजा भी लोकसभा में देखने को मिला कि कोई खास फायदा नहीं हुआ। ये भी संभव है कि अजीत पवार को साथ में लाने के बाद में जो बीजेपी का कोर वोट बैंक था वो या मराठी वोटर्स है, जो कि खासतौर पर पश्चिम महाराष्ट्र से आता है जहां से शरद पवार की पार्टी जिन 4-5 जिलों में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन जगहों पर ही अजीत पवार की पार्टी भी लड़ रही थी, उन्हें भी फायदा नहीं हुआ। शिरडी, अहमदनगर जैसी जो सीटें थी, अहमदनगर में खासतौर पर संजय विखे पाटिल जो कि राधाकृष्ण विखे पाटिल के नेता हैं, बेटे हैं, उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि वो परंपरागत सीट जो है विखे पाटिल की रही है। तो जाहिर बात है कि उस चीज को लेकर क्रिटिसिज्म जरूर हो रहा है, लेकिन पार्टी नेताओं का ये कहना है कि आने वाले समय में सामूहिक तौर पर
तीनों संगठन के लोग बैठकर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को लेकर इस पूरे मामले में आगे काम करेंगे कि विधानसभा चुनाव कैसे लड़ना है। लेकिन क्रिटिसिज्म से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार चुनाव हो चुका, उसमें हार का मुंह देखना पड़ा, और वही बात पांचजन्य में कही गई और वही बात अब मराठी पत्रिका विवेक में कही गई है। राजीव, मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ, जैसे कि आपने बोला कि एक आरएसएस लिंक्ड मराठी वीकली ने अजीत पवार को ब्लेम किया है, अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को ब्लेम किया है और बोला है कि बीजेपी की पुअर परफॉर्मेंस के पीछे कहीं ना कहीं इस पार्टी का हाथ था। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर व्यूअर्स, टेल अस कि अजीत पवार की एनसीपी कितनी ज़रूरी है या बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आने वाले असेंबली इलेक्शंस जो हैं उसके लिए, बीजेपी के लिए एनसीपी जो पार्टी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, लेड बाय अजीत पवार ऑफ कोर्स। देखिए, जो शरद पवार की ओवरऑल पार्टी थी एनसीपी, वो पश्चिमी महाराष्ट्र में अच्छा खासा वोट बैंक रखती है। वहां पर उनकी हमेशा एक बड़े पैमाने पर प्रेजेंस होता है। लगभग 50 से 60 सीट और एक दो बार 70 के करीब विधानसभा सीटें जो है शरद पवार की पार्टी ने जीती है। अगर हम आज के 18-20 साल पहले की बात करें तो एक दौर ऐसा भी था जब शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी। उस दौर में एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी राज्य में बनकर उभरी थी, लेकिन उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद ही लिया, मुख्यमंत्री पद जो है कांग्रेस को दिया। तो एनसीपी शरद पवार की अपनी कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, खासतौर पर पश्चिमी महाराष्ट्र में पैठ है। अब विषय यह है कि अगर पार्टी टूट जाती है तो उसका फायदा किसको होगा। इन इलाकों में हमेशा शिवसेना जो है एनसीपी का मुकाबला करती रही है। हम ज्वाइंट शिवसेना की बात कर रहे हैं, जब दोनों शिवसेना एक थी। लेकिन जब शिवसेना में भी चूंकि पहले टूट चुकी थी, ऐसे में वोटों का बिखराव होना था और बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत कैलकुलेट करके इन चीजों को लेकर चल रही थी कि चूंकि शिवसेना टूट गई है, बीजेपी वहां पर उन जगहों पर इतना स्ट्रांग नहीं है, ऐसे में अगर अजीत पवार भी साथ आते हैं तो उसका फायदा मिलेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में एक पैटर्न ये भी देखने को मिला कि जो एक नैरेटिव फैलाया गया था बीजेपी के अनुसार कि संविधान बदल दिया जाएगा, उससे कहीं ना कहीं ओबीसी, एससी, एसटी वोटर्स जो हैं वो डाइवर्ट हुए। साथ साथ में जो मराठा आरक्षण का मामला था उसको लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली थी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण देने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, उन्होंने एक जीआर भी जनरेट कर दिया था, लेकिन उसको लोगों तक कन्वे करने में जो है वो सफल नहीं हुए माना जा सकता है, क्योंकि मनोज जारांगे जो मराठा आरक्षण की अगुवाई कर रहे हैं वो लगातार अपनी शर्तों के अनुसार जो है आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जो कि सरकार कह रही है कि कानूनी तौर पर वो सफल नहीं है। ऐसे में ये 2-3 पहलू थे अजीत पवार के आने के बावजूद हार का। अजीत पवार की जो पार्टी कार्यकर्ता अगर स्ट्रांगली एकजुट होकर वोट करते तो निश्चित तौर पर रिजल्ट कुछ और हो सकता था, लेकिन एक नैरेटिव और मराठा आरक्षण, ये दो विषय ऐसे थे जो अजीत पवार को साथ लाने के बाद भी कहीं ना कहीं बीजेपी या एनडीए को नुकसान हुआ है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस ब्रॉडकास्ट।